मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी है आपकी? ये सवाल आपसे आज मैंने करना था। आज आपकी नींद पूरी नहीं है? पता नहीं, हाँ मेरी नींद पूरी नहीं है। वो एक रूटीन आपकी जो पता नहीं, वीकेंड आता है इंसान को खुश होना चाहिए, वीकेंड आता है मैं नींद के हवाले से परेशान हो जाती हूँ कि आपकी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, तो आपके लिए मेरे पास एक ड्रीम जॉब है। आज सुबह मेरा दिल कर रहा था मैं सोती रहूं और मैं आपको कहूँ शुएब प्लीज आप आज सोलो शो कर लें। आज भी आपका ये दिल चाह रहा था कि आप मुझे कह दें? आज भी यही दिल चाह रहा था? आज ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये कहूँ। परसों कहा था आपने मुझे ये? नहीं परसों मैंने आपको कहा था जी, मजाक किया था। अच्छा परसों मजाक किया था। अच्छा इसे छोड़ें जरा। अच्छा ड्रीम जॉब क्या है आपकी? भाई जहाँ पर जब मेरा दिल करे, अगर मैं ऑफिस में मेरा दिल करे एक रूम डेडिकेटेड हो और वहाँ पर जाकर मैं सो जाऊँ, नींद पूरी करूँ, उसके बाद मैं वापस आके अपना डेस्क पे बैठूँ और मैं काम करना शुरू करूँ। प्रिंसेस है ना जी? तो इट्स ओके। प्रिंसेस वाला इनको वो चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। ख्वाहिश तो कर सकते हैं ना शुएब, ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है पॉसिबल है। कैसे? आपके लिए जॉब है मेरे पास एक। रियली? ठीक है, एक मेरे पास बेसिकली नहीं, एक कंपनी उन्होंने जॉब ऑफर की है। अच्छा। एक कंपनी ने 8 घंटे सुकून से सोने की जॉब मुतारिफ कराई है सबीन जैसे बहुत से लोगों के लिए। लेकिन ये जॉब इंडियन एक कंपनी उनकी तरफ से मुतारिफ कराई गई है और 2 मंथ की इंटर्नशिप ऑफर की है, जिसमें उन्हें सबीन जैसे लोगों की तलाश है जो 8 से 9 घंटे सुकून की नींद लेने का काम सरंजाम दे सकते हैं। सबीन जैसे लोगों की, जैसे खुद तो इनको मौका मिले और खुद तो ये उसको अवेल ही ना करे उस मौके को। नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत काम करना था, मैं कम सोता हूं। सो 2 मंथ्स की इंटर्नशिप पर आपको पैसे भी मिलेंगे। 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा सिर्फ सोने के ऊपर? सिर्फ सोने के ऊपर 6 से 8 घंटे। अच्छा, मैट्रेस कंपनी है तो ऑब्वियसली उनकी एडवर्टाइजमेंट भी तो हो रही है ना? नहीं, कंपटीशन भी है ना एक। क्या? अगर आप ये कंपटीशन जीतते हैं ना और चैंपियन बनते हैं, आपको वाकई बड़ी अच्छी नींद आती है। और आप कंपटीशन क्या है कि 8 घंटे जो बेहतर रोजाना आपने सोना है। हाँ। तो बंदा मतलब आप सोए बेशक ना, आप प्रिटेंड कर ले, आप सोए आंखें बंद करें, ऐसे रखें। आजकल इतना आसान नहीं है प्रिटेंड करना। स्मार्ट वॉचेस है, उसमें आ जाता है कितने घंटे आप डीप स्लीप आपने लिए, कितने घंटे आपने स्लीप नहीं ली है। सो आप ये धोखा नहीं ले सकती, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होता है। अच्छा, इसमें जो चैंपियन बनेगा ना, जो मुझे यकीन है कि आप बन सकती हैं, उससे कितना मिलेंगे पैसे? 10 लाख रुपए मिलेंगे उसको। मजाक करें? मैं सीरियस हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त। ये तो वैसे इंडिया जाना पड़ेगा लेकिन नहीं, आई थिंक ऑफर रिजेक्टेड। हम अपने मुल्क में ही अच्छे हैं। चलो ठीक है, आप रुपए पे भी खुश हो जाते हैं। हम अपने मुल्क में अच्छे हैं। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं जी। मुल्क तो मुल्क होते हैं वैसे। मुल्क तो आगे बढ़े। अपना मुल्क होता है। हाँ, लेकिन मुल्क तो मुल्क होते हैं ना, वो मुल्क भी किसी का अपना होता है। हाँ, तो मैं अपने मुल्क की बात करूँ ना शुएब, जागे। ओके ठीक है। नहीं, मेरा दिल चाहता है जाने का ना, मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज़ आई वांट टू गो टू इंडिया। आई वांट टू विजिट इंडिया करना चाह रहे हैं? नहीं, जॉब नहीं, मैं विजिट करना चाहता हूं उस मुल्क को। मैंने ये बात की है, मेरे विजिट पे पीछे पड़ गई हैं। मैंने जाके सोना थोड़ी उधर घूम फिरूंगा। घूमने का बड़ा शौक है ना। आज इस हवाले से हमारे पास बड़ी अच्छी खबर भी है, तो इसको हम आगे चल के शेयर करें। सस्पेंस रखते जी। आज जी बड़ी जबरदस्त हमारे पास एक खुशखबरी है और वो खुशखबरी सुनने के लिए आपको जुड़े रहना है सुबह से आगे के साथ। अगली खबर क्या है? अगली खबर बड़ी जबरदस्त है और वो खबर सोशल मीडिया पे लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक वीडियो फरहान सईद के सामने आई है जिसमें अच्छा फैमिली में टैलेंट है इतना जबरदस्त। इनके जो वालिद हैं वो इतना जबरदस्त गाना गा रहे हैं और गिटार भी बजा रहे हैं, तो जरा आपको सुनाते हैं। देखिए, तो वो समझ आ रही है कि उर्वा रिकॉर्ड। अच्छा, यानी फरहान साहब तो खुद गिटार बजा रहे हैं, वालिद साहब गुनगुना भी रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और उनके भतीजे हैं मेरा ख्याल है ये दोनों, जो कि वो भी एंजॉय कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। पीछे उर्वा की भी आवाज आ रही है, तो मेरा रिकॉर्ड जो कर रही है वीडियो वो उर्वा कर रही है। एक भाईजान फोन यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो फोन यूज कर रहे हैं लेकिन बाकी तीनों जो है वो मशगूल है और उर्वा हल्का सा सुर लगा रही है बीच में और साथ साथ वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करे। खैर, बड़ा पसंद किया जा रहा है, फन को बहुत पसंद किया जाता है। ऑब्वियसली आर्ट ही है ये, और फरहानी भी कहते हैं कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे घराने से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ पर म्यूजिक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो कैप्शन में उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया। बहुत से इस पे कमेंट्स आ रहे हैं, बड़ा लोग एंजॉय कर रहे हैं, पसंद किया जा रहा है। चल आगे बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। पाकिस्तान के असजद इकबाल की बात करते हैं। वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में उन्होंने भारत के मलकीत सिंह को शिकस्त दी है। असजद इकबाल ने मंगोलिया में जारी इस इवेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय हरीफ को 6-0 से हराया है और इसे एक फ्रेम भी जीतने का मौका नहीं दिया। असजद ने मलकीत को पहले फ्रेम में 49-18, दूसरे में 38-34, तीसरे में 46-13, चौथे में 40-31, पांचवें में 52-13 और छठे में
45-0 से हराया है। जबरदस्त जी, पाकिस्तान का टैलेंट है। बड़ी खुशी होती है इस तरह की खबरें जो है जब हम शेयर कर रहे हो, तो कोशिश करेंगे कि आगे इनको जरा हम बातचीत भी करें, ट्राई करें बातचीत करने की, तो वो जनाब आपको हम शेयर भी करें। बिल्कुल। अच्छा शुएब, सीवी जो होती है, जब आपको कोई नौकरी चाहिए होती है तो आप अपनी सीवी अपडेट कर रहे हो, और अपडेट इसलिए कि किसी और कंपनी के लिए आपको अप्लाई करना है, तो उस टाइम पे आपको होता है कि अच्छा उसके लिहाज से मोल्ड कर दे अपनी सीवी को। ऐसे होता है ना करियर के स्टार्ट में, या प्रॉब्ली आपको जरूरत है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने सक्सेसफुल हो जाएं कि उनको दुनिया जानती है, और उसके बावजूद वो हर कुछ अरसे के बाद लिंक्डइन पे जाके अपनी सीवी को अपडेट करते हो, बल्कि लिंक्डइन पे सीवी शेयर कर देते हैं कुछ लोग, जैसे कि अनुपम ने, बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अनुपम, उन्होंने ही शेयर की है। अनुपम खेर की हम बात कर रहे हैं, कौन नहीं जानता कि कितने जबरदस्त वो एक्टर हैं। तो उन्होंने अपनी सीवी को जो है वो शेयर किया है लिंक्डइन के ऊपर, और हर बार वो उसको अपडेट कर रहे होते हैं। अच्छा ये अब ओवरऑल देखा जाए उनके करियर की 500 से ज़ायद फिल्में, सक्सेसफुल फिल्में जो कि उन्होंने की हैं, उन्होंने इसमें अपनी पर्सनल ग्रोथ से मुतालिक जिक्र भी किया है। अच्छा इन्होंने पैगाम भी शेयर किया इंस्टाग्राम पर, उन्होंने कहा है कि हर 5 साल बाद मैं अपना सीवी अपडेट करता हूँ। और एक बात और भी उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा है कि मुझे ये लगता है कि अपने करियर में तो मैंने बहुत काम किया, लेकिन अभी जो बेस्ट काम करना है ना वो बाकी है, वो मैं करूंगा। अच्छा ये करने की लगन जो है ना, ये कितनी मैटर करती है। अच्छा देखिए हम होते हैं ना, तो हम एक जगह पर पहुंच जाते हैं, हम वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई हम बेस्ट हैं, हमने अचीव कर लिया जो हमने करना है। तो आप जब आगे बढ़ने की आपकी एक सोच होती है ना, सीखने का अमल, तो आप ग्रो भी ज़्यादा करते रहते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो आप अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे। चलें आगे बढ़ते हैं। कल एक वीडियो बहुत वायरल होना शुरू हुई है, और बिलाल भुट्टो साहब की, जिसमें वो खुद कहते हैं कि आप बहुत मीम्स बनेंगे, चूंकि उनकी ज़बान स्लिप हुई है। समटाइम्स होता है ना कुछ जुमला अंग्रेजी में मतलब कुछ और होता है, उर्दू में आप समझा ही नहीं पाते, मतलब कुछ और हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तो क्या उन्होंने कहा था, किस तरह से कहा था, और फिर क्या उन्होंने कहा, मीम से मुतालिक आपको सुनवाते हैं। वजन है आपकी बात पे, और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा, तो नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल, आई वाज रेफरिंग टू दैट। नाउ 184, 186, 199, आई हियर यू। अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यार, तोबा जो मीम्स बनेंगे, तो अब उनको मीम से जो है वो डर लग रहा है। चलिए जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करेंगे, और अब बात करते हैं मौसम की कि आज मौसम कैसा रहेगा। अभी बताते जी पाकिस्तान का मौसम आज कैसा रहेगा। सबसे पहले जी आज इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो आज इस्लामाबाद में कम से कम 24, ज़्यादा तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर की बात करें कम से कम 27, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 27, ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा पेशावर की बात करें कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कोयटा में कम से कम आज 16, ज़्यादा से ज़्यादा आज 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम। सूरज चमक रहा है, और 1-2 रोज़ से कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे गर्मी वापस आ गई है, क्योंकि वो परसों में देख रही थी बड़ी चिप 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 कहते हैं उसको। फाइन, वेलकम बैक। सेफ सिटी की बात करते हैं। वैसे सेफ सिटी जब हम कहते हैं तो पहला ख्याल इस्लामाबाद माइंड में आता है, बट कराची भी सेफ सिटी बन रहा है। इससे पहले हमने ये सुना था कि जो कैमरास हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं कराची में, सो दैट जराइम को रोका जा सके। तो कराची बहुत बड़ा शहर भी ना, वहाँ के चैलेंजेस भी तो आ रहे हैं सबीन। तो क्या केटर नहीं करना चैलेंज? नहीं मतलब कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप होगा ना। हाँ, अभी क्या स्टेप लिया गया? अच्छा अभी कुछ कैमरास इंस्टॉल हुए जिसकी आपने बात भी की, और उसके हवाले से आज हम बात भी करेंगे कि अच्छा जो जदीद टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं उसकी मदद से शहर को जो महफूज बनाया जा रहा है, चूँकि नो मैटर वॉट जो शहरी हैं वो तो एक ही सवाल करते हैं कि आप जो भी कर लें, लेकिन हमें बहरहाल इन मुजरिमों से, मुलजिमों से जो है छुटकारा दिला दें, स्वीट क्राइम से हमारी जान छुड़ा दें। अच्छा इस वक्त हो ये रहा है कि 7 साइट्स ने काम शुरू कर दिया है, 35 कैमरों के जरिए शहर की मॉनिटरिंग जारी है। अब द क्वेश्चन इज, इतना बड़ा शहर और 35 कैमरे, हाँ किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग होगी, किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी की तर्जुमान है जी सादिया जावेद साहिबा, उन्होंने में ज्वाइन किया। जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरा प्रोजेक्ट है कि इस मंसूबे को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। बिल्कुल, तर्जुमान सिंध हुकूमत है जी सादिया साहिबा। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सादिया साहिबा जरा बताइएगा इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, जो शुएब ने भी जिक्र किया कि 37 कैमरे, हालांकि इतना बड़ा शहर है, इस मंसूबे को किस तरह से लेकर चला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप लोगों को। थैंक यू।
एक तो पहली बात है कि मैं तर्जुमान सिंध हुकूमत हूँ, नॉट फॉर सेफ सिटी। बिल्कुल भी करेक्टेड नहीं, हमने करेक्ट कर दिया था। बिल्कुल। अच्छा जी। ये आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में जिस तरह बात की कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इसके डिफरेंट चैलेंजेस हैं। जाहिर सी बात है कि इसका जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा वो कंपेयर टू इस्लामाबाद या बाकी जो दूसरे शहरों में मुल्क में हुआ है उसकी एरिया बहुत वास्ट है। अच्छा जी, इसकी ब्रीफिंग जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को दी गई है। 35 कैमरे जो हैं वो इस वक्त अंडर वर्किंग हैं और 7 साइट्स को कवर कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इससे मशकूक गाड़ियां और मशकूक अफराद को भी मॉनिटर किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आपको पता है कि कराची का एक बहुत बड़ा मसला है स्ट्रीट क्राइम, बिल्कुल, और वो भी उससे कंट्रोल होगा। और दूसरा कंट्रोल रूम इस वक्त जो है वो सीसीपीओ कराची के ऑफिस में कायम किया गया है, जिसका विजिट होम मिनिस्टर के साथ सीएम साहब ने भी किया है और उन्होंने देखा है। लेकिन ये अभी टेम्परेरी है और उसके बाद फिर सेफ सिटी की अपनी बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस पे काम शुरू हो गया है, ये सब कुछ वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ से पूरा शहर जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। ये बात सही है कि काफी दिनों से सिंध गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, लेकिन अब हम इसको लॉन्च करने में कामयाब हो गए। तो 35 कैमरों से अभी हमने आगाज किया और 1300 कैमरों का हदफ है। ये 1300 कैमरे कब तक लग जाएंगे? ये इसका ड्यूरेशन जो है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का रखा गया है कि ये 2 साल में मंसूबा जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। पूरी तौर पे कराची सिटी जो है वो कंट्रोल सेफ सिटी कैमरास के थ्रू कंट्रोल और मॉनिटर की जा सके। अच्छा, इससे जराइम में कितनी कमी मुतवक्को है? क्या प्लानिंग इस हवाले से है? आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, जाहिर सी बात है अभी बहुत सारे लोग स्ट्रीट क्राइम करके और स्नैचिंग करके चले जाते हैं और वो क्योंकि वहाँ कैमरास नहीं होते तो उनकी शिनाख्त नहीं हो सकती, उनकी पकड़ धकड़ नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर सी बात है इसमें जदीद कैमरास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो सब कुछ मॉनिटर होगा। और हम समझते हैं, देखिए, ज़ीरो क्राइम तो मेरा ख्याल से दुनिया के बहुत बड़े बड़े जदीद मुल्कों के बड़े शहरों में नहीं हो सकता। कराची इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोपोलिटन इन द वर्ल्ड, उसमें शुमार होता है कराची का। तो वो तो नहीं हो सकता कि मैं ये कहूँ कि जी ज़ीरो क्राइम हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़े ड्रास्टिक नंबर में कमी आएगी। और अभी भी आप अगर देखें, टाइम हम ज़ीरो क्राइम की बात तो शायद कर भी नहीं सकते। हमारा तो शायद बुनियादी बात करने का मकसद भी ये है कि एक ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें निशानदही भी हो जाए और मुलजिम पकड़े भी जाएं। बट जो आपने बात की ना कि कुछ जगहों पर स्ट्रीट क्राइम होता है और चूंकि कैमराज नहीं होते पता नहीं चलता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि हम सब रिपोर्ट भी करते हैं कि आए रोज़ ऐसा होता है कि फुटेज सामने आती है, वो चाहे फिर एटीएम के अंदर की हो, एटीएम के बाहर की हो, वो किसी गली मोहल्ले की हो, चूँकि फुटेज तो सामने आ जाती है, चेहरे भी समटाइम्स वाजे होते हैं, बाइक भी नज़र आ रही होती है, पूरा एक क्लियर क्राइम सीन नज़र आ रहा होता है, लेकिन मुल्जिमान उस तरह से पकड़े नहीं जाते जिस तरह से पकड़े जाने चाहिए। जो आपने भी बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मैं जरूर चाहूँगा प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा, कैसे एआई का इस्तेमाल करके अब पकड़ा जाएगा? क्योंकि कैमरास तो ऑलरेडी लगे भी हुए हैं, लोगों के अपने सीसीटीवी कैमरास होते हैं, उनसे फुटेज सामने आ जाती है, बट स्टिल मुल्जिमान भाग जाते हैं। जो शहर में लोगों ने प्राइवेटली कैमरास इंस्टॉल किए हुए हैं, उनकी वो क्वालिटी नहीं है कि जिससे पूरी तरह से शिनाख्त कर ली जाए किसी भी शख्स की जो क्राइम में इन्वॉल्व है, स्नैचिंग में इन्वॉल्व है। बास टाइम हो भी जाता है और बास टाइम नहीं होने पाता। अब जो है वो जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस काम को यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके थ्रू जब हम मॉनिटर करेंगे और ये कैमरास काम करेंगे तो जो गाड़ियां या मशकूक लोग उनको ट्रेस आउट करना ज़्यादा आसान होगा गवर्नमेंट के लिए, और वो हम करेंगे। और जहाँ तक बात है, मैं थोड़ा सा ये कहूँ कि कराची पुलिस की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है। कराची का क्राइम रेशो जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और स्नैचिंग के हवाले से, उसमें बेहतरी आई है। मैं ये नहीं कह रही कि ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ी बेहतरी आई है, क्योंकि लोगों को जाहिर सी बात है 7 पॉइंट्स पे 7 स्टेशन से तो ये कैमरा इस वक्त काम कर रहे हैं। उन इलाकों में काफ़ी बेहतरी आई है और मुस्तकबिल में आप लोग भी देखेंगे और इंशाल्लाह रिपोर्ट भी करेंगे कि कराची में क्राइम में जो इस तरह की अच्छी खबरें हमें सुनने को मिले कराची की तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से, सो दैट हम उसको बड़ा प्राउडली जो है वो शेयर करें। बहुत शुक्रिया सादा साहबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और शुरू में जिस तरह हमने एक बात की थी, आज हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि केपी में टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का इनेकाद किया गया, और इस तकरीब के दौरान जो है वो उन तमाम लोगों को अवार्ड से नवाजा गया जिन्होंने टूरिज्म की फील्ड में अपना लोहा मनवाया है, पाकिस्तान की खूबसूरती को ना फिर नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने में भी खासी मदद दी है। अच्छा, उसमें टूर गाइड्स भी शामिल हैं, उसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, उसके अंदर कुछ आर्टिस्ट भी शामिल हैं। अच्छा, उसमें हम न्यूज़ का नाम भी नुमाया रहा, और वो किस तरह रहा आपको अभी सुनाते हैं मिनाहिल अरशद की इस रिपोर्ट में। कुदरती हुस्न से माला माल सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां सयाहों की नजरों से ओझल कई मकामात को मीडिया दुनिया के सामने ला रहा है। इसमें सहाफ़ी, व्लॉगर्स और टूर गाइड्स अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ऐसी ही खिदमात के एतराफ़ में महकमा सयाहत ने अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें बेहतरीन सयाहती रिपोर्टिंग पर हम न्यूज़ पेशावर के रिपोर्टर उस्मान सुल्तान को भी अवार्ड से नवाजा गया। मोहम्मद शोएब इंटरनेशनल हम न्यूज़ मॉर्निंग शो के एंकर मोहम्मद शोएब को भी बेहतर खिदमात पर अवार्ड दिया गया। मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। आप तमाम जो हम न्यूज़ की टीम है, ये अवार्ड मैं आप सब के नाम करता हूँ। और केपी सो ब्यूटीफुल, इसकी वादियाँ, इसके पहाड़, इसकी आबशार, एवरी प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। और ये अवार्ड हम न्यूज़ के नाम, हम टीवी के नाम, मेरे मॉर्निंग शो के नाम। महकमा सयाहत की जानिब से पहली बार सूबाई सतह पर टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड्स का एहतमाम किया गया, जिसमें मीडिया समेत 7 शोबों से बेहतरीन काम का इंतखाब किया गया। कैमरामैन जमील जलील के साथ मनाहिल अरशद, हम न्यूज़ पेशावर। जनाब ज़बरदस्त, जिस तरह मैंने कहा था कि हम न्यूज़ का नाम नुमाया रहा, और वो इस तरह से रहा कि मोहम्मद शोएब साहब को अवार्ड मिला है, क्योंकि हमेशा से हम शोएब को देखते ना, एक स्टेटस लगता है माउंटेन्स कॉलिंग, तो वो उसकी एक वजह ये है कि ये हमेशा इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक है, और इसी तरह से केपी क्या बाकी भी जितने इलाके वहाँ पर ये जाते हैं, वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं अपने शो के अंदर भी, और इसके अलावा ओवरऑल भी देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी हम हमेशा देख रहे होते हैं। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस, सो प्राउड ऑफ यू। एग्जैक्टली। अच्छा, सेकेंडली हमारे जो रिपोर्टर है उस्मान सुल्तान, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। सो आप सब लोग हैं, और उस तकरीब में मौजूद जितने लोगों को इनामात दिए गए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान का जो टूरिज्म है उसको हम सब ने मिलकर प्रमोट करना है, अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज उसको हम सब ने हाईलाइट करना है, सो दैट बाहर के लोग भी यहाँ पर आए और हमारे खूबसूरत मुल्क को देखें। और जैसे बाहर के लोगों को लेकर आते हैं, आपको याद होगा 3-4 रोज पहले आदिल ताज हमारे मेहमान बने थे, उनको भी अवार्ड मिला। जमशेद बरकी 2-4 हफ्ते पहले हमारे पास आए थे, उनको भी अवार्ड मिला है। इस तरह जब हम बात करते हैं ना, टूरिज्म इंडस्ट्री से ज़्यादा होटल्स भी हैं, टूर गाइड्स भी हैं, इसमें सहाफ़ी भी हैं, इसमें व्लॉगर्स भी हैं, तो बड़ा अच्छा है कि इन 4 डोमेन्स में तो जितने लोग जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सबको मैनी कंग्रेचुलेशंस। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। नॉन फाइलर्स के लिए एक बड़ा खतरा। टैक्स का निज़ाम बेहतर बनाने की बात की जा रही है, लेकिन नॉन फाइलर्स को टैक्स रेट में शामिल करने के लिए जो बात अब की गई है, तो उसमें एफबीआर ने
1 अक्टूबर से सख्त क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। नॉन फाइलर्स के खिलाफ की जाने वाली इस कार्रवाई का मकसद ये है कि तकरीबन 13,000 अरब रुपए के सालाना टैक्स हदफ को पूरा किया जा सके। मतलब डंडे के जोर पे अब आपसे टैक्स फाइल करवाया जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है नोटिस जो है वो जारी। अच्छा, मैसेजेस भी हम सबको रिसीव होना शुरू हो चुके हैं। मैसेज आ जाता है कि आपने फाइल नहीं किया टैक्स तो उसको फाइल कर दें। सो बल्कि बहुत सारे मामला हो सकते हैं। अच्छा, नॉन फाइलर्स हैं उनको नोटिस जारी होना शुरू हो गए। अच्छा, इसके अंदर ये कि बैरून मुल्क जो है उस पर सफर पर पाबंदी भी आयद करने की बात हो रही है। मोबाइल सिम्स बंद करने की, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और इसके अलावा बिजली और गैस का कनेक्शन उसको भी मुनक़ता करने समेत दीगर तजवीज़ का जायजा इस वक्त लिया जा रहा है। इवन गाड़ियाँ खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, इस पर भी पाबंदी आयद हो सकती है। तो आपका जीना मुश्किल है। अब नहीं, अब यही हमारा क्वेश्चन भी है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपकी रिक्वायरमेंट थी फाइल करना और आपने नहीं की तो इसका मतलब है गड़बड़ है और दैट्स इलीगल। हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपकी उतनी इनकम नहीं है, तो क्या इस कानून की जद में आप भी आएंगे? तो आज कुछ बुनियादी सवाल लेकर हम हाजिर हुए हैं सेगमेंट में। माहिर कानून मोहम्मद बिन माजिद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया माजिद साहब। थैंक यू। ये जो तजवीज़ है, ज़रा बीज़ है, वी डोंट नो के इतलाक इसका होगा नहीं होगा, बट स्टिल अगर ये होता है, किस पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा ख़तरनाक है? चूँकि नॉन फाइलर्स जब हम बात करें तो कुछ तो हैं जो रिक्वायर्ड था लेकिन उन्होंने फ़ाइल नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं है कि उनको फ़ाइल करना हो। इन्होंने जो मेजर्स कुछ तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, मसलन सिम ब्लॉकिंग हम देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर से पहले से चल रही है। लेकिन अब जो फर्दर हम सुन रहे हैं कि तजावीज़ हैं, इसकी जद में इट रिमेन्स टू बी सीन कि कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। बट हमने सिम ब्लॉकिंग के मेथड से ये चीज़ ज़रूर देखी है कि हर वो शख्स जिसको FBI ने कहा कि ये नॉन फाइलर है, उसको उन्होंने उसकी सिम ब्लॉक का मैसेज भी आया कि आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। अच्छा। आप माली साल के गोशवारे जमा कराएं। लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लोग भी उसकी जद में आए जो कि रिटर्न फाइल करने के पाबंद नहीं थे। ये कुछ एग्जेम्पशंस हासिल हैं। मसलन फॉर इंस्टेंस अगर किसी की इनकम एक सर्टन सतह से नीचे है या किसी के पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह अदरवाइज़ नहीं है, कुछ एग्जेम्पशंस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को हासिल हैं, शुहदा की विडोज़ को हासिल हैं। इन सारे लोग या नॉन रेजिडेंट्स हैं फॉर एनी अदर रीज़न, इन सारे लोगों को भी इसकी जद में ले आया गया। और इसकी वजह से बहुत से लोगों को डिफ़िकल्टीज़ भी फेस हुई हैं। अच्छा, ये आपको सही स्टेप लगता है सिम्स ब्लॉक करने वाला? मैं लीगल इलीगल के पर्सपेक्टिव से ज़ाहिर है इलीगल है, आपको कर रहा है, आप शहरी है इस मुल्क के, बट लोग तो अब ये बात नहीं करते कि एक बंदा 2-3 सिम्स निकलवा सकते हैं, एक सिम बंद तो किसी और के नाम पे जो फाइलर है उसके नाम से सिम ऐड कर दे, इसलिए कि कितना इफेक्टिव है इस पर्सपेक्टिव से। सिम ब्लॉक करना, अगर हम इसको होलिस्टिकली देखें कि ये जो एक इन्होंने मुहिम शुरू की है टैक्स फाइलर्स को, नॉन फाइलर्स को टैक्स बेस में लाने की, ये बहुत अच्छी मुहिम है। अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए। पाकिस्तान में जनरली एक परसेप्शन यही है कि टैक्स ना पे करें तो कुछ नहीं होता। इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन या खौफ लोगों के जहन में होना चाहिए कि अगर हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना की तो हम भी पकड़ में आ सकते हैं। दैट हैविंग बीन सेड, हमने ये देखना है कि जो तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं क्या वो तरीके ठीक हैं कि नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि सिम ब्लॉक करना, सिम ब्लॉक करने के साथ बहुत सी और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आजकल बहुत से लोग बिजनेसेस कर रहे हैं प्योरली ऑनलाइन या थ्रू देयर फोन्स या थ्रू व्हाट्सएप, तो उनकी फ्रीडम ऑफ बिज़नेस, उनकी प्रोटेक्शन ऑफ बिज़नेस भी इस चीज़ से जाती है। दूसरा ये कि सिम ब्लॉक करना, काफ़ी लोग फॉर इंस्टेंस मेरे नाम पे हो सकता है कि मेरे घर में कोई और ऐसा शख्स सिम इस्तेमाल कर रहा हो जिसकी पाबंदी नहीं है वो करने की, लेकिन मेरी नॉन फाइलिंग की वजह से उसको भी नुकसान हो जाए। तो ये एक ऐसी ब्रॉड बेस्ड अप्रोच, ब्रॉड ब्रश अप्रोच है जिसमें बहुत से ऐसे लोग जद में आ रहे हैं जिनको नहीं आना चाहिए, नहीं होंगे। जो हम बिजली कनेक्शंस की बात करें, गैस कनेक्शंस की बात करें, बहुत से लोग रेंट के घरों पे रहते हैं जी। अगर आपके ओनर ने फाइल नहीं किए हुए, भुगतना आपको पड़ेगा? मुमकिन है भुगतना आपको पड़ेगा, क्योंकि हमारे बिल्कुल ऐसा है कि रेंट के घरों में मालिक मकान के नाम पे रेंट मीटर बिजली के कनेक्शंस होते हैं और अभी तक इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है या बहुत कम लोगों को पता है कि आप अपने मीटर को अपने नाम पे या अपने NTN पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो एक्चुअली हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन ISCO की वेबसाइट पे एक उन्होंने प्रोविजन तो दी हुई है कि आप जाके अपने NIC के अगेंस्ट उसको रजिस्टर करा। अच्छा, वो तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन इस पर्सपेक्टिव से ना कि अगर आपका जो ओनर है वो
फाइलर नहीं है तो आप अगर 25,000 से ज़्यादा बिल आते हैं तो आपको उसका इनकम टैक्स लगता है। तो आप अगर अपने NIC पे करा लें तो आपको इनकम टैक्स बच नहीं होगा, लेकिन उनके सिस्टम पे आ जाएगा। तो एक ये मैकेनिज्म है, इस तरह के मैकेनिज्म की अवेयरनेस भी ज़रूरी है। सिम ब्लॉकिंग तो एक है, लेकिन बिजली के कनेक्शन काटना या किसी और किस्म के यूटिलिटी कनेक्शंस काटना मेरे ख्याल से कि ये थोड़ा ज़्यादा है, दिस इज़ ड्रैकोनियन। कुछ चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट्स में आती हैं, अगर आप टैक्स अदा नहीं कर रहे तो उसकी अपनी पेनल्टीज़ हैं जो इनकम टैक्स के कानून में दी गई हैं। अच्छा, आप उसके बियॉन्ड जाके लोगों के ऊपर पाबंदी लगाएं और स्टेट के मुख्तलिफ इदारों को आप इसमें शामिल करना शुरू कर दें विदाउट फुलफिलिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको किस तरह से फाइलर बनाएं, तो ये मेरा ख्याल है कि इट गोज़ वन स्टेप बियॉन्ड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, और ये लोगों को फाइलिंग की तरफ तो लाएगा, लेकिन दिस इज़ टू हार्श एन अप्रोच। ये बहुत हार्श हो जाएगा लोगों के लिए और इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट डेफिसिट की जो हम बात करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है नहीं कि आप, मैं जो शुरू में जब आप बात करी थी ना, मेरा मकसद ये था कि कितनी मरतबा आप डंडे के जोर पे एक काम करवाएंगे। लोगों को ये अवेयरनेस भी तो, ये कैंपेन्स भी तो चलानी चाहिए हुकूमत को कि आप कुछ एड्स चलाएं, कुछ बात करें इस हवाले से, लोगों को पता चले कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके, वो उनका टैक्स का पैसा एक्चुअली लग कहाँ रहा है, सो दैट अंदर से उनकी सोच को बदला जा सके। बिल्कुल ऐसी बात है। टैक्स कलेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि आपने लोगों से जब भी उनकी अर्निंग्स में से एक पोर्शन, खुशी से तो कोई नहीं देगा, खुशी से तो कोई भी नहीं देगा, लेकिन उसकी कोई लेजिटिमेसी होनी चाहिए। आपने उनको कोई जवाब देना है कि ये हम आपसे इसलिए ले रहे हैं। एक उसका पहलू ये है कि हमें उसका एप्लीकेशन नज़र आए। हमें पता है कि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा इशू है, वी डोंट सी आवर टैक्सेस बीइंग अप्लाइड, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि जिस तरह से टैक्स की तरमीम आती हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं हर बजट में, इंक्रीजिंगली ईयर ऑन ईयर ना, वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं उसका इम्प्रेशन लोगों के जहन में ये जा रहा है कि ये बस हमारे पैसे को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह। उसमें दो तीन वजूहात हैं। एक ये कि जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं वो जस्ट नहीं है, वो इक्विटेबल नहीं है। सैलरीड क्लास को थोड़ा ज़्यादा बर्डन किया जाता है, जो लोग ऑलरेडी टैक्स बेस में हैं। बहुत ज़्यादा सर काफ़ी ज़्यादा हम तो शुगर कोट करके बता रहे हैं, लेकिन टैक्स फाइलर्स जो ऑलरेडी हैं उनको और बर्डन किया जा रहा है। जो टैक्स बेस में नहीं हैं वो काफ़ी तरीक़ों से निकल सकते हैं। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बहुत बड़ा पैसा कमा रही हैं, लेकिन उनको इसकी जद में नहीं लाया जा रहा, उनको एग्जेम्पशंस दी जा रही हैं। इसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म है FBR का, उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि जो भी आपका इदारा, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन आपसे फाइनेंसेस में डील करता है, उसकी कुछ फाइड्यूशरी जिम्मेदारियां होती हैं। उसने आपके पैसे को ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि वो आप ही का पैसा है, ना कि वो उनका पैसा है। अगर आपको कोई बैंक भी कभी इस तरह के कोई मामलात में रेड टेप में फंसा दे कि जी आपके पैसे हैं, आपका रिफंड है, कोई उन्होंने आपको पैसे वापस करने हैं और वो ना दें, तो यू विल गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अनफॉर्चुनेटली हमारे टैक्स के जो इदारे हैं, FBR एज़ वेल एज़ जो सूबाई इदारे हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, उसमें रिफ़ंड एक बहुत प्रेसिंग इशू है। जिन लोगों का जायज़ रिफ़ंड बनता है, और पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को पूरा करने के लिए एडवांस टैक्सेस पे या इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है, उनकी बहुत सारी पोर्शन ऐसा है जो कि इवेंचुअली रिफंडेबल हो जाता है। और रिफंडेबल होता तो है लेकिन मिलता नहीं है, लेकिन मिलता बड़ा लंबा प्रोसेस होता है रिफंड कराने का, चाहे विदहोल्डिंग टैक्स हो, दीगर टैक्सेस हो। और परसेप्शन ये है, और काफी हद तक सच भी है, कि जब रिफंड मांगने जाते हैं तो वो आपके ऊपर 100 और चीजें खोल देते हैं। आपको एक मामले तो आप कहते हैं कि रहने दें इसको। तो ये जो एटीट्यूड है ना लोगों के साथ डील करने का, ये उस डेफिसिट में सिस्टम को आसान बनाए लोगों के लिए, ताकि लोग इनकरेज हो। अदरवाइज तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, पढ़ा लिखा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो व्हाट टू टॉक अबाउट जो जिनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लास्टली फाइलर्स को भी तो नोटिसेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? फाइलर्स को क्यों आ रहे हैं नोटिसेस? कुछ एक ये भी है ट्रेंड कि 30 सितंबर डेडलाइन है, इसलिए आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं याद दहानी के लिए। अच्छा। दूसरी ये चीज़ है कि आज से पहले 30 सितंबर की डेडलाइन अमूमन एक्सटेंड हो जाती थी, बारिंग 1 और 2 ईयर्स हमेशा एक्सटेंड होती है, तो लोगों को आदत हो चुकी है कि चलो भूल भुला गए, क्योंकि प्रेशर बन जाता है थोड़ा सा, भूल भुला गए तो चलें सितंबर के बजाय दिसंबर में कर दी। वो उस चीज़ को भी अब अवॉइड करना चाह रहे हैं कि टाइमली फाइलिंग हो, और इस दफ़ा इसीलिए याद दहानी कराई जा रही है। कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, आई होप ना मिले, ताकि एक ट्रेंड ओवर द ईयर्स इस्टेब्लिश हो कि 30 सितंबर इज़ दैट डेट। आप लोग अपने जहन में रखें, आप लोगों ने गोशवारे जमा कराने हैं। अच्छा, किसी ने अगर करवा दिए हैं या करवा रहा है प्रोसेस में और नोटिस आ रहा है, तो उसे इग्नोर कर दिया जाए या जी रिपोर्ट अगर तो आप ऑलरेडी कंप्लायंट हैं और आप करवा रहे हैं तो मसला नहीं है, आप उसको वो एक रूटीन का नोटिस है, याद दहानी के लिए, याद दहानी के लिए। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जिस में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अक्सर औकात ऐसा होता है हम सब परेशान हो जाते हैं, और परेशानी की वजह ये होती है कि हम एक दिन अपना वेट चेक करें तो वो
मतलब उतना होता है बताऊंगी नहीं कितना होता है लेकिन नेक्स्ट डे अगर आप चेक करें तो उतना नहीं होता, 2-2.5 किलो वेट आपका बढ़ा हुआ होता है। तो आप परेशान हो जाते हैं एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या लेट्स सपोज 3 दिन के अंदर हमारा 2.5 किलो 2 किलो इस तरह हमारा वेट किस तरह से बढ़ गया, क्योंकि ऑनेस्टली पॉसिबल नजर नहीं आता अगर आपकी डाइट भी अच्छी है एंड ऑल दैट। अच्छा, सब परेशान हो जाते हैं। हाँ, वाटर वेट है तो वाटर वेट होता है। अच्छा, मतलब वाकई होता है। वाटर रिटेंशन बोलते हैं, कहते हैं हमें पानी भी लगता है, वो ठीक बोलते हैं? वो ठीक बोलते हैं। उसकी वजह तो अच्छा उसके अब कुछ लोग जो बता रहे होते हैं वो ये भी कि देखिए यहाँ से जो आपकी जॉ लाइन है वो सबसे पहले खराब होती है। ओके, वेरी कॉन्शियस। आप थोड़ा सा ब्रॉड लगना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, शुरू हो जाता है। तो ये मामलात होते हैं, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात लोग जो हम आपस में सुन रहे होते हैं वो कहते हैं नमक का इस्तेमाल है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दें, इसके अलावा चीनी का इस्तेमाल वो कम कर दें, और फिर कहा जा रहा होता है ढेर सारा पानी पिएं सो दैट जो है वो वाटर रिटेंशन जो है वो ख़त्म हो सके। लेकिन अच्छा। ये सारी सुनाई बातें आगे पीछे जो हम सुन रहे होते हैं तो आज ज़रा एक्सपर्ट राय हम लेने की कोशिश करते हैं कि वाटर वेट एक्चुअली होता कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि हम इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप दोनों कैसे हैं? जबरदस्त, ठीक ठाक। डॉक्टर नौशीन, हम दोनों को इस वक्त किसी को लग रहा है कि वाटर रिटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। अच्छा देखो, वाटर रिटेंशन जो है ना वो जनरली हर किसी को नहीं होती। हाँ, वाटर रिटेंशन बहुत से लोग हैं जो कि वो डाइट भी ऐसी कर रहे होते नहीं थे, लेकिन कुछ लोग बहुत प्रोन होते हैं कि वो थोड़ा सा भी कोई ऐसी चीज़ खाएं जिससे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे खाने हैं जो पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, सो दैट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अच्छा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि लोग समझते हैं वाटर वेट है तो पानी पीना कम करते हैं। पानी आपने पीना कम नहीं करना। पानी आपका जो अदर देन एनी, मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि अगर कोई गुर्दों का मसला नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो कम से कम मैं और आप जैसे इंडिविजुअल जो हैं 8 से 10 से 12 लोग 8 से 10 ग्लास या बिल्कुल टीनेजर्स जो हैं, बात हो रही है। अब मैंने कहा टीनेजर्स, हाँ तो मुझे भी शामिल कर लिया। अब इनकी बात हो रही है 17.5 एग्जैक्ट। तो वो जो है वो आराम से अपना पानी का इंटेक पूरा करें। सबसे पहली चीज़। उसके बाद आपने ऐसी डाइट खाने लेनी है जिसमें हाइड्रेटिंग का मतलब होता है कि उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा हो। जैसे फ्रूट्स हैं आपके पास, खीरा है, स्ट्रॉबेरीज हैं, आड़ू है, पीच वो क्या कहते हैं, सेब को भी हम ऐड कर लेते हैं, बंद गोभी भी एक ऐसी चीज़ है जो आप ले सकते हैं, नॉट द फूल गोभी, मैं बंद गोभी की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसका सूप भी लोग यूज़ करते हैं इसीलिए कि वो तो ये वो चीज़ें जो हाइड्रेटेड आपको रखती हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने अपनी स्लीप, नींद को आपने बहुत फोकस करना है। जिन लोगों को एडीमा रहता है, जो सबीन ने बात की थी, पता कैसे चलता है कि आपको वाटर रिटेंशन है, एक तो वेइंग स्केल पे आपका वेट बढ़ता है जो कि एक चीज़ हो गई। तकरीबन कितना बढ़ जाता है मैक्सिमम? वेरी करता है 1.5 to 2 kg, तो फॉर एग्जैक्टली फ़र्क आता है, ठीक है। आपका फेस लगेगा पफी लगेगा, पफी इज द वर्ड, ब्लोटेड। आपको अपना पेट ब्लोटेड लगेगा, ठीक है। आपको आंखों के नीचे आपको लगेगा कि आपकी आई बैग्स बन गई और पफीनेस सी आपको आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें इवन आपके हाथ सूजे हुए आपको फील होते हैं। यस। अच्छा, ये उन लोगों में भी बहुत देखने को आता है सबीन, जो लोग बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हलचल नहीं है, उसकी वजह से भी आपकी हो रही है। स्लीप के बाद क्या चीज़ है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि बस आप जिम जाएंगे तो आप बस भागेंगे दौड़ेंगे तो होगा, आप वॉक पे भी चले जाएं। आपने अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। वो चीज़ें हैं जो आपको वाटर, आपके बॉडी से एक्सेस वाटर निकाल देंगी। अब आते हैं खाने की और चीज़ों की तरफ। हो क्या रहा है, सॉल्ट। हमारे यहाँ सॉल्ट का बहुत इस्तेमाल है, कच्चा नमक भी, हम तो खाने के ऊपर से नमक ऐड करते हैं। खाने का रॉ सॉल्ट आपने सलाद पे, सालन में कम लग रहा है, आटे में डल रहा है, चावल में डल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सॉल्ट हाई सोडियम डाइट होगी, वो पानी आपकी जिस्म में एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उससे क्या होगा कि आपको फिर फील होगा, ये जो ओवरनाइट वेट बढ़ता है ना, रात को आपने एक बहुत ही स्पाइसी नमक वाला खाना खाया एंड इन द मॉर्निंग आप वेट ले रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अरे मीठा अगर आप खाते हैं रात में, आप सुबह उठते हैं तो यू फील ब्लोटेड। ऑफ कोर्स शुगर जो है वो आपका वाटर रिटेन करती है। इसमें फिजी ड्रिंक्स भी आ जाते हैं, इसमें आपकी एडेड शुगर्स भी आ जाते हैं, जिसमें आपके पास मिठाइयाँ हो गई, खीर वगैरह सारी चीज़ें हो गई। राइस भी आते हैं? यस, राइस ऑल्सो रिटेन्स वाटर, ठीक है। अक्सर ये होता है ना, जिस दिन रात में आपने चावल खाए और सुबह हालत ही और होती है। एग्जैक्टली।
तो वो देखो ना, लगता है कि सुबह सुबह थप्पड़ मार के बात थप्पड़ तक नहीं, मुक्का पे चली जाती है मुझे लगता है। पेट भी ब्लोटेड हुआ होता है, इसीलिए कहते हैं कार्ब्स भी बहुत, कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा क्या है आपके पास, आटा है, चावल है, ब्रेड है, पास्ता है, तो जो बहुत ज़्यादा जिनकी डाइट में कार्ब्स होते हैं उनको भी ये देखने में आता है, तो आप अपने कार्ब्स भी कंट्रोल करते हैं। बस कहते हैं जो सफ़ेद चावल होते हैं, आप अगर बॉइल्ड कहते हैं बॉइल्ड राइस अगर हम खा रहे होते हैं तो उससे ज़्यादा होता है अगर उसको आप थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं तो वो उसका कम ये बिरयानी पे नजर आपसे फतवा लेना चाह रही थी। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती। नहीं मतलब उबले हुए चावल घर में बने, अम्मी को कहते हैं वाटर रिटेंशन होती है बिरयानी बना ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं है। इसमें 2-3 चीजें मैंने भी मेंशन की ना, कार्ब्स आप खा रहे हैं उसका पोर्शन कंट्रोल कर लें, क्योंकि राइस, ब्रेड, आटा ये सब पानी आपका रिटेन करता है, तो आपने उसमें आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करेंगे तो आप देखेंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि आपकी वाटर रिटेंशन कम शुरू हो जाएगी। एक चीज और है, आपने ना स्ट्रेस, जिसमें कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, एक बार हमारा स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है कॉर्टिसोल। आसान 3 का तो बहुत ज्यादा ऐसे फ्लक्चुएट करता है ना कि मैं क्या बताऊं। एग्जैक्टली तो वो भी आपको ब्लोटिंग करता है। वो इसमें भी आप कहेंगे यार मैं इतना फिजिकली एक्टिव हूँ बट मेरा वेट बहुत बढ़ता जा रहा है या मेरा पेट बाहर की तरफ निकलता आ रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कॉर्टिसोल हार्मोन आपके साथ कर रहा है। डॉक्टर नौशीन, ये वैसे कुछ लोगों के साथ ऑपोजिट भी हो जाता है कि कुछ लोग जब स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे होते हैं तो उनका वेट लूज होना शुरू हो जाता है। हमने हमेशा एक्सट्रीम देखी है, या गेन देखा है और या हमने लूज देखा है। देयर आर 2 रिएक्शंस टू स्ट्रेस। ईदर आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या आपकी भूख बिल्कुल मर जाती है। अब आपने कैटेगराइज करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में? आप किस कैटेगरी में जी? मेरी भूख मर जाती है। झूठा अल्लाह इनको माफ कर। नहीं, स्ट्रेस ही नहीं लेता ना। हाँ, ये स्ट्रेस आप बड़ा लेते हैं लेकिन आप खाते भरपूर हैं। थोड़ा ये जो आपको अवार्ड मिला ना टूरिज्म पे, एक अवार्ड जो खाने के पर्सपेक्टिव से लिया जाए ना, पाकिस्तान के जितने खाने को कौन प्रमोट करता है? मैं थोड़ा खाता हूँ, मुझे खाना पसंद है। मैं अपनी बात करें, ये तो मतलब बोलते रहेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी जिसका आपने ख्याल रखना है। और अब आजकल मार्केट में लो सोडियम सॉल्ट्स भी आ गए। जब आप नमक खरीदने जाएं तो आप कोशिश करें कि लो सोडियम सॉल्ट आपने लेना है, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। बहुत ज्यादा मिर्चें खाने में, बहुत ज्यादा मसाले, गरम मसाले, ऑयली फूड्स, एग्जैक्टली ये चीजें भी आपकी वाटर रिटेंशन। चाय क्या करती है? चाय देखो, चाय की 2 चीजें, इट डज डायूरेसिस यानी कि आपकी बॉडी से यूरिनेशन कराएगी, लेकिन उसका जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये है कि वो आप अगर बहुत ज़्यादा पिएंगे तो उसमें कैफीन होती है, फिर वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। जब स्लीप डिस्टर्ब होगी तो मैंने बताया कि आपको वाटर रिटेंशन होने के चांसेस। कॉफ़ी इज द सेम, इट्स द सेम। आप 1 से 2 कप से ज़्यादा आपने नहीं लेना। ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा नहीं पीनी, क्योंकि वो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डायूरेसिस यानी कि यूरिनेशन कराएगा। जो ज़रूरी मादनियात भी हैं बॉडी के वो भी निकल जाएंगे, तो फिर मसल क्रैम्पिंग एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग, आप लेथार्जिक फील, वीकनेस फील होगी और ये सारी चीज़ें हैं जो सी हैं। तो बेसिकली बैलेंस लेके चलना है। हर बात का इख्तिताम यहीं पर होता है जी, बैलेंस लेकर चलें। बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद डॉक्टर नौशीन। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुबह में आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिजनेस खूब फैला हुआ है। वो एक अलग बात है कि उसको पजीराई मिल रही है या उसका डाउनफॉल है, फिलहाल के लिए डाउन है, लेकिन ये है कि कारोबार चल ज़रूर रहा होता है। अच्छा, हर शहर में हम देख रहे होते हैं बेशुमार घर, दुकानें, मार्केट्स जो हैं वो किराए पर लगाई जा रही होती है। अक्सर लोगों को इस कारोबार से मुतल्लिक रेंट लॉस के बारे में नहीं पता होता। रेंट पर देने वालों को भी और रेंट पर लेने वालों को, चाहे वो दुकान है, चाहे वो घर है, चाहे वो कोई मार्केट है, तो उससे क्या होता है कि दोनों तरफ से शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर क्लॉजेज ही जो लिखे हुए होते हैं वो दोनों की समझ से कभी कभी बाहर होते हैं और बाजों का क्लॉजेज ऐड ही नहीं किए जाते। समटाइम्स एग्रीमेंट होता ही नहीं है। अब एग्रीमेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें क्लॉज को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, आज इसी मौजूद हम गुफ्तगू करेंगे। हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहम जमाल ने, शी इज अ लॉयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। घर हो, दुकान हो, कोई भी जगह जो आपने किराए पे देनी है, ऑफिस भी हो सकता है, वो स्पेस हो सकती है कोई, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप दोनों ने पहले फरमाया कि आपका अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार वर्बल तरीके से आप आते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है हमारे आपसी की बात है। नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक अग्रीमेंट जो है वो ज़रूर करें। ऑन पेपर होना चाहिए, पहली बात तो ये हो बहुत ज़रूरी है। और ऑन पेपर पे भी सिर्फ ये नहीं है कि एक पेपर पे लिख दिया, आपका प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसको आपने ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका अग्रीमेंट जो है वो स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हमारे सारे सूबे जो हैं अलग अलग तरह से लॉज ड्राफ्ट करते हैं, सो हर
एक की स्टैम्प ड्यूटी भी फ़र्क है। तो अगर कराची की बात करें, सिंध की बात करें, उनकी स्टैम्प ड्यूटी फ़र्क है। पंजाब की बात करें तो स्पेशली पंजाब में स्टैम्प आपकी फ़र्क होती है। दूसरी जो चीज़ है आपके लिए, हम बहुत जो कहते हैं कि आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो आपका रेंट एग्रीमेंट जो है उसको रजिस्टर कराने की बहुत ज़रूरत है। रजिस्टर, अब रजिस्टर क्या है, क्योंकि ये तो हम कहते हैं एग्रीमेंट, रजिस्टर क्या होता है और कानूनी तौर पर आप पर लागू है कि इसको रजिस्टर कराएं। उसका फ़ायदा क्या है? सब रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्टर कराने की बहुत ज़रूरत है। अब इसका फ़ायदा क्या है? कल को खुदा न ख्वास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, किराएदार किराया नहीं दे रहा या मालिक मकान आपका कोई आपका जब्त करके बैठा हुआ है, सिक्योरिटी जब्त करके बैठा हुआ है और आप अदालत में जाते हैं। अगर आप अदालत में जा रहे हैं तो उस टाइम पे देखा जाएगा कि आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड था या नहीं था। अगर नहीं था तो जो भी पैसे एक दूसरी पार्टी की लाइबिलिटी आती है वो किराएदार से 5% डिडक्ट किया जाएगा क्योंकि आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं था। और मालिक मकान से 10% डिडक्ट किया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल 6 महीने का किराया जो था वो ड्यू था और अदालत ने फैसला दे दिया है कि आप 6 महीने का किराया जो है वो अदालत में जमा कराएं। सो किराएदार से 5% लिया जाएगा और मालिक मकान से 10% उसकी डिडक्शन एज अ जुर्माना लिया जाएगा। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब पहले देखें, राइट्स दोनों के हैं, किराएदार के भी हैं और मालिक मकान के भी इक्वल राइट्स हैं। बट सबसे पहली चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है वो क्या है कि जब आप एक किराएदार आता है, सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वकीलों को भी फेस करनी पड़ती है, औरतों को भी, अगर सिंगल वुमन है, सिंगल पेरेंट है, उनको भी फेस करनी पड़ती है कि उनको नहीं देते स्पेसेस। सो ये आपका फंडामेंटल राइट है। वकीलों को भी नहीं देते? वकीलों को भी नहीं देते, इस डर से कि केस कर देंगे। एक्टर्स को भी नहीं देते और वकीलों को, सहाफियों को भी नहीं देते। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत प्रॉब्लम है। और इस बेसिस पे आपको आपका आइन का ये आपका राइट है, आपका बुनियादी हक है, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। आपकी डिस्क्रिमिनेशन तो आप वो भी दायर कर सकते हैं। मालिक मकान कहेगा मेरी मर्जी में जिसको दूं ना दूं, वो तो उसकी चॉइस नहीं है पर्सनल। बहुत कभी कभार जब एजेंट से आप मिलेंगे जाके तो कहेंगे जी वकीलों को नहीं दे रहे या जी औरतों को, और इस बेसिस पे अगर आपसे एक्स्ट्रा सपोज सिक्योरिटी डिमांड करते हैं कि नहीं आप चले मुझे 3 महीने की सिक्योरिटी इन एडवांस दे दें या 6 महीने का किराया आप मुझे एडवांस में दे दें। सो ये आपकी किसी बेसिस की वजह से अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है सो ये कानूनी तौर पर आप केस कर सकते हैं। आप केस कर सकते हैं। Really? जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपका फंडामेंटल बेसिक राइट है जो आपका आइन आपको देता है। समटाइम्स जब ऐड भी आता है ना सामने किसी भी वेबसाइट पे हो या इवन जब हम पैम्फलेट्स पे देखते हैं उस पे लिखा होता है जी फैमिली वाली बात तो लिखी है, समटाइम्स लिखा होता है कि सहाफी और वकला से माजरत। एग्जैक्टली, और ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये आपके आइन के खिलाफ है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जब हम मालिक मकान की बात करते हैं तो मालिक मकान को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किराएदार का CNIC, उसके CNIC पे जो रजिस्टर्ड उसका परमानेंट एड्रेस है उसके यूटिलिटी बिल्स निकलवाएं और पुलिस थाने से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाएं कि इसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। और उसके अलावा अगर वो एम्प्लॉयमेंट करता है तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट निकलवाने की आपकी बहुत ज़रूरत है ताकि आपको पता हो ये इस लायबल है, ये दे सकता है रेंट जो है। सो ये चीज़ें, और उसके अलावा हम जो कहते हैं कि आपको मालिक मकान को एक चीज़ और बहुत ज़हन में रखनी है कि आपने कोई गारंटर्स 2 रख लें और वो उसी जगह के गारंटर्स होने चाहिए जो उसकी गारंटी लें कि हाँ ये सही है, ये किराया दे सकता है और ये आगे आपको तंग भी नहीं करेगा। सो एक तो ये चीज़ें आपके किराएदार के लिए, आपके मालिक मकान के लिए किराएदार की हैसियत में जानना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद हम आते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं दोनों के। अब दोनों के राइट्स हैं कि अगर आपको सपोज़ आपको दिया गया है कमर्शियल के लिए, आपको दिया गया है रेंट पे, आपके किराएदार को दिया गया है, वो किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकता। अगर आपको रिहायशी पर्पस के लिए दिया गया है वो आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। फर्दर सबलेट नहीं कर सकते। अब सबलेट क्या है कि आप आके रहे हैं, मैंने किराया सपोज 50,000 पे तय किया, अगले बंदे से मैं 40,000 लेके कह रही हूँ कि आप मेरी जगह आके रह लो। सो सबलेट आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। फिर आ जाती है बात कि किराएदार के क्या हकूक़ हैं, उनके क्या हकूक़ हैं। आपको बिला वजह इविक्ट नहीं कर सकते, घर से निकाल नहीं सकते। अच्छा। कानून में 3 चीज़ें लिख दी हैं, 3 ग्राउंड्स लिख दिए हैं इविक्शन के जिसके तहत आप इविक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी। वो एक है कि किराया ना देने की सूरत में, दूसरा आपका है कि मालिक मकान को घर अपने लिए चाहिए, और तीसरा अगर वो घर बेचना चाह रहा है। लेकिन अब
इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि कानून में लिख दिया गया है कि अगर आपका रेंट अग्रीमेंट साल का है तो 1-2 साल से पहले आप इमीडिएटली नहीं निकाल सकते, और आपको रेंट अग्रीमेंट में हमेशा हमेशा एक नोटिस पीरियड डाला जाता है कि अगर आइदर पार्टी ने लीव करना है बिफोर, अगर पेंडेंसी चल रही है अग्रीमेंट की और आइदर पार्टी ने लीव करना है तो एटलीस्ट उनको 1 महीने का नोटिस देना है। कुछ के तहत आपका निगोशिएबल अग्रीमेंट है ये, आप 3 महीने का भी टाइम रखवा सकते हो, आप 1 महीने का भी, आप 15 दिन का भी, बट आपको जो कानून कहता है कि एटलीस्ट 1 महीने का टाइम जो है आप वो ज़रूर रखवाएं। और दोनों पार्टीज पे सेम होता है? जी, दोनों पार्टीज पे सेम होता है, क्योंकि आपका लाइक आई सेड निगोशिएबल डॉक्यूमेंट है अग्रीमेंट जो है, तो दोनों पार्टीज बैठ के तय कर लें कि हम नोटिस पीरियड कितना रखेंगे। समटाइम्स होता है ना कि जैसे आपने रेंट पे किसी से घर लिया है, कोई एग्रीमेंट आपने किया और उसमें जिसका घर है वो कहे जी कि मैं अगर आपसे खाली करवाऊंगा तो मैं 1 महीने पहले बताऊंगा, लेकिन अगर आपने खाली करना तो 2 महीने पहले बताएंगे। तो वही हम वही ये गलत होता है? ये गलत इन अ सेंस कि अगर आपने मान लिया और अग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो फिर तो नहीं है, फिर तो कोर्ट अग्रीमेंट को ही देखेगा। अदरवाइज आप निगोशिएट करें कि नहीं ये तो गलत है, दोनों को 1-1 महीने का नोटिस या दोनों को 2-2 महीने का नोटिस बहुत जरूरी है। अच्छा माहम, ये भी होता है कि कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जो कि मैंडेटरी होने चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, जब आप, या स्टैंडर्ड एग्रीमेंट ही होता है जिसको आप फर्दर लेके चल रहे होते हैं, आप एज अ लॉयर क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को, देने वालों को भी जो मकान दे रहे हैं किराए पे और किराएदारों को भी, कि कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं जो कि लाजमी ऐड करवाएं? वो एक तो नोटिस का क्लॉज बहुत अहम है कि आपको ऐसे ही गैर ज़रूरी तौर पे इविक्ट नहीं कर रहे। उसके बाद आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़्यादा नहीं ले रहे, और अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा एडवांस रेंट नहीं मांग रहे आपसे, ये चीज़ें आपको निगोशिएट करने की बहुत ज़रूरत है मालिक मकान के लिए, कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को डैमेज कॉज नहीं करेंगे, मेरी इजाज़त के बगैर प्रॉपर्टी पे कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। और अगर एक किराएदार के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें कि जो भी आपकी अगर कोई मुरम्मत का काम है वो मालिक मकान की जिम्मेदारी है, और अगर आप करा भी लेते हैं तो आप किराए में से उसको डिडक्ट कर सकते हैं। 30 सेकंड से क्विकली बता दें कि समटाइम्स किराएदार मालिक बन जाते हैं, कब्जा करते हैं, कानून क्या कहता है? कानून के तहत उनको रेंट कंट्रोलर, हर आपके अदारे आपकी जो एरिया है उसका रेंट कंट्रोलर है, ठीक है, और उधर आपको केस दायर करना पड़ता है, आपको कंप्लेंट दायर करनी पड़ती है, जिसके तहत रेंट कंट्रोलर देखेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, जी फैसला करेगा। और एक आखिरी जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अग्रीमेंट करें उसको अपने लोकल पुलिस थाने में उसकी कॉपी जरूर जमा करा दें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।